तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल भौकाल अकेडमी में। डियर, आज का लेक्चर हमारा जो सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम यहाँ विमीय समांगता तक अपना पिछले लेक्चर में के उपयोग हैं ये यहाँ तक कवर कर चुके थे। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। विमीय विश्लेषण की सीमाएं। कहाँ से? विमीय विश्लेषण की सीमाएं से। तो यहाँ से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। और डियर, आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। डियर, इसमें जो फिजिक्स है आपकी, इसमें डियर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि आप कर सकें तो खुद ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अभी के टाइम में एग्जाम पास में आ रहे हैं, इसलिए मुझे थ्योरी पहले कवर करानी पड़ेगी। हाँ, अगर बाद में कुछ टाइम बचता है 2 से 4 दिन का, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है डियर। बट अभी पहले थ्योरी कवर कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल एक आता है या 2, ज़्यादातर एक ही आता है। अगर 2 रख दे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर, वो भी चॉइस में आते हैं न्यूमेरिकल, अगर आते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी आप ओनली थ्योरी पार्ट कवर कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा अब आप लोग। क्या विमीय विश्लेषण विधि की सीमाएं। क्या लगाएंगे हेडिंग? विमीय विश्लेषण विधि की सीमाएं। चलिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस विधि से सूत्रों में उपस्थित नियतांकों का आंकिक मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसे प्रयोग या अन्य विधि से किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताऊं। इस विधि से जो सूत्र हैं उनके नियतांक होते हैं, उनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें सिर्फ जो प्रयोग या अन्य विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। कोई भी राशि सदिश है, अदिश है, विमीय विश्लेषण विधि से नहीं ज्ञात किया जा सकता। कोई भी राशि है, जैसे सदिश है या आदेश है, तो उसे विमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, अगला लिखिए। विमाहीन राशियों के लिए यह विधि प्रयोग नहीं की जाती। क्या? विमाहीन जो 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 भी हमारे कुछ रहते हैं, जैसे कि, तो अगर कोई भी विमाहीन है तो उसको हम क्या कर सकते, उसमें हम ये विधि प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। समांगता सिद्धांत वाली। चलिए, जैसे कि लॉग साइन थीटा कॉस थीटा, ये विमाहीन होते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इस विधि द्वारा इस प्रकार के समीकरण नहीं प्राप्त किए जा सकते जिसमें किसी भी पक्ष में एक से ज़्यादा पद हों, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ओके डियर। अब आपका एक सेकंड चैप्टर आ गया। मैंने नोट्स में एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर करवा दे रहा हूँ, बट ये आपका यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं। क्या? मापन में त्रुटियाँ। क्या? इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले एरर इन मेजरमेंट। क्या? एरर इन मेजरमेंट। तो देखो एरर कैसा होता है। एरर होता है जो अपना, देखो, एक तो क्रमबद्ध हो जाता है, क्रम से एरर हो जाता है त्रुटि अपनी, और एक हो जाती है अनियमित तरीके से। कैसे? एक हो जाती है अनियमित तरीके से। तो पहले देख लेंगे हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि। क्या? क्रमबद्ध। चलिए लिख लीजिए हेडिंग, समझते हैं फिर इसके बारे में। मापन की एक भी त्रुटियां जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। क्या? जो भी त्रुटि ऋणात्मक या धनात्मक होती है क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है, ठीक है डियर। अब ये त्रुटियां होती कैसे हैं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे लिख सकते हैं आप लोग, जैसे में एक तो यंत्र के कारण होती है हमारी त्रुटि। जैसे कि कोई यंत्र है, उससे हम नाप रहे हैं हम, तो उसमें 0.1 0.2 ऐसे कुछ एरर आते हैं थोड़े थोड़े, तो वो एक तरीके से त्रुटि ही होती है, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा मापन प्रक्रिया में अपरिपक्वता, ठीक है। तीसरा लिखिएगा व्यक्ति तौर पे एरर हो जाता है, किसी भी व्यक्ति से त्रुटि हो जाती है, ठीक है। चौथा लिखिए बाहरी कारणों से होने वाली त्रुटियाँ। क्या? बाहरी कारण है, किसी कोई बाहर काम हो रहा है, उससे आपको डिस्टरबेंस होता है, तो वो एक तरीके से एरर ही कहलाएगा आपका, ठीक है डियर। हाँ, चलिए अब हेडिंग लगाइए अनियमित त्रुटि। क्या? अनियमित त्रुटि।
इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, ऐसी त्रुटि जिनके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी ना की गई हो तथा जो त्रुटि अनियमित रूप से कभी भी आ सकती हैं तथा इन त्रुटियों की परिमाण अथवा दिशा के बारे में कोई गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोग ज़रा समझ लो। ये त्रुटियाँ देखो कैसी हैं, इनके बारे में तो देखो आपको पहले से पता होता नहीं, ठीक है। इन त्रुटि के बारे में आपको पहले से पता होता नहीं है, और ये क्या होता है, ये कभी कभी आती होती हैं त्रुटि ये, ठीक है, अनियमित तरीके से होती हैं, मतलब इनका कुछ पता नहीं रहता कब हो जाए ये त्रुटि, ठीक है। तथा इनमें परिमाण अथवा दिशा के बारे में कोई गणना या जानकारी नहीं होती, ठीक है। ओके डियर, आप इसमें ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप लोग, मापन में त्रुटियों की गणना, ठीक है। हाँ, इतना लगा लेने के बाद थोड़ी ये आपका न्यूमेरिकल ही है एक तरीके से, डेरिवेशन टाइप का, तो ये चीज़ नहीं देखेंगे अभी हम लोग। ये टॉपिक है आपका लास्ट का, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक रहेगा वो आपका लास्ट का रहेगा, ठीक है डियर। चलिए थ्योरी पार्ट पर चलाते हैं हम। तो ये डियर ये पार्ट था जो आपका, ये पूरा छोटा सा ही चैप्टर था, इसमें अब न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डियर। ओके, चलिए तो अब आप लोग हेडिंग लगा लें, चैप्टर नंबर 2, या जिसने थर्ड लिखना हो वह थर्ड लिख सकता है। चैप्टर का नाम बल एवं गति है, फोर्स एंड मोशन है। और अभी जो सेमेस्टर एग्जाम में लाइब्रेरी से जो आप लोगों को बुक मिली होंगी उसमें ये चैप्टर है सर्कुलर मोशन के नाम से, ठीक है। बल और मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, बल एवं गति, और वो क्या है, वृत्तीय गति के नाम से है उसमें, है ना। मुझे पता है ये डिस्टरबेंस होता है बच्चों को, बट मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये चैप्टर और वो चैप्टर एक ही चैप्टर है, बट ये है कि नेम थोड़ा थोड़ा अलग है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लें, अदिश राशि। अदिश राशि कौन कौन सी होती है, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी, केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। कौन सी राशि कहलाएंगी, अदिश राशियाँ, ठीक है। उदाहरण में इनके लिख सकते हैं आप, द्रव्यमान, तापमान और ऊष्मा, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है डियर। हाँ, अब सदिश राशियाँ देख लीजिए। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं डियर, देखिए सदिश राशियाँ होती हैं वे राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता पड़ती है, हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, बल, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र इत्यादि हमारे उदाहरण के अंतर्गत आएंगे ये सदिश वाले के साथ, ठीक है डियर। अब देखो ये तो दो राशि हैं, सदिश और अदिश, और आप लोगों ने अभी तक 9th या 10th में या 11th या 12th में सदिश और अदिश दो ही राशि पढ़ी होंगी, बट अभी आपका क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर आएगा। क्या आएगा, थर्ड सेमेस्टर। सेकंड होने की बात नहीं कह रहा मैं, कहूँगा कोई सेकंड होने के बाद थर्ड आएगा ना आपका, तो उसमें एक चीज़ पढ़ने को और मिलेगी आपको। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो एक चीज़ और मिलेगी आपको कि राशि सदिश, अदिश, इसके अलावा एक और होती है। क्या होती है, एक और राशि होती है जिसे कहते हैं टेंसर राशि। क्या, टेंसर। उसमें क्या होता है, उसमें परिमाण तो आपका एक ही होता है पर दिशाएं दो दो होती हैं उसमें, ठीक है, जिसे हम टेंसर राशि कहते हैं, ठीक है डियर। ओके, चलिए अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, सदिश राशि का निरूपण। क्या, सदिश राशि का निरूपण, किसी सदिश राशि को एक सीधी रेखा में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओके डियर, ये आपकी सीधी रेखा हो गई है, आप इसमें सदिश राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। सीधी रेखा दूरी सदिश का परिमाण बताती है, सीधी रेखा है ये जो दूरी है इसके बीच, ये इसके परिमाण को बताती है, जिसे हमने ए से प्रदर्शित किया है, ठीक है। और तीर का निशान उसकी दिशा को बताता है, जो इसका ये तीर है, ये वाला, रुकिए एक मिनट, ये वाला जो तीर है ये इसकी दिशा को बता रहा है, ठीक है डियर। तो ये इसका क्या होगा, निरूपण हो जाएगा सदिश राशि का, ठीक है। हाँ,
तो अब आप लोग लिख सकते हैं सदिश राशि के प्रकार तथा इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, सदिश राशि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आज। और ये चैप्टर भी लगभग आपका ख़त्म ही करा देंगे। वीडियो ज़रूर लंबी हो जाए बट उसकी आप टेंशन ना लें, ये आप करा देंगे आज चैप्टर कंप्लीट। ठीक है डियर, चलिए सदिश के प्रकार एवं कुछ महत्वपूर्ण संबंधित तत्व ऐसा हेडिंग लगा सकते हैं आप। इसमें लिखिएगा समान दिशा। क्या समान दिशा, इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे डियर हम लोग, दो समान सदिश के परिमाण तथा दिशाएं आपस में समान होती हैं तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। क्या, जब दो सदिश हैं उनके परिमाण तथा दिशाएं आपस में समान होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, समान दिशा, समान सदिश राशि कहलाएंगे। क्या, जैसे मान लो कोई भी राशि है, उसकी परिमाण भी दोनों का समान है और दिशाएं भी दोनों की समान है तो वो हमारे क्या, समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग लिखिए विपरीत सदिश। जब दो सदिश के परिमाण तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो ये हमारी कौन सी राशि कहलाती है, विपरीत सदिश कहलाती हैं। ठीक है, चलिए थ्योरी में पढ़ लीजिए क्या दिया, जब सदिशों के परिमाण समान होते हैं परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। ठीक है, क्या परिमाण तो समान होते हैं बट दिशाएं होती हैं सिर्फ विपरीत हमारी। ठीक है डियर, ये सब आप नोट्स में लिख सकते हैं अपने। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, पर ये प्राइवेट नोट्स हैं, ये आप ऐसे नहीं खोल सकते इनको। ठीक है, इनको आपको परचेस करना पड़ेगा तब इनको आप खोल पाएंगे, वरना आप टेलीग्राम से भी डालने से नहीं खोल पाएंगे। बस आपको मिल जाएंगे पर PDF खुलेगी नहीं बिना परचेस किए होंगे। ठीक है डियर, तो परचेस करना ही पड़ेगा और पेमेंट आपके लिए कम से कम रखा है, बिल्कुल से कम जो आप गरीब से गरीब बच्चा भी ऐड कर सके इसके लिए। ठीक है डियर, और जिसको किसी को भी समस्या हो वो बता सकता है, नोट्स में आपको फ्री में भी अवेलेबल करा सकता हूँ। कोई वो बेचने वाला काम नहीं, कोई को समस्या है नहीं है भाई किसी के पास पैसे तो पढ़ सकता है नोट्स लेके। ठीक है डियर, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि जिसके जो पैसे देगा वही पढ़ पाएगा। ठीक है डियर, चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएं क्या, एकांक सदिश। क्या लगाएंगे हेडिंग, एकांक सदिश। जब किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग दिया जाता है तो हमें एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। जब कोई सदिश को हम उसके परिमाण से डिवाइड करते हैं उसमें तो हमें क्या प्राप्त होता है, एकांक सदिश प्राप्त होता है। उसके लिए ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ये हमारा एक सदिश है और ये उस सदिश का क्या है, परिमाण है। ठीक है, तो ये इसमें डिवाइड दे रहा तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है बताइए आप लोग हमें को, तो हमें हो रहा है प्राप्त एकांक सदिश। ठीक है, तो यही आप लोग डेफिनेशन और फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आप लोग लिखेंगे शून्य सदिश। जिस वेक्टर का परिमाण शून्य हो तो शून्य वेक्टर कहलाता है। इसे शून्य वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, ये वेक्टर का चिन्ह है आपका, ये वाला, ये एरो लगा है, ये वेक्टर का ही है। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा अदिश गुणन या डाट गुणन। क्या, अदिश गुणन या डाट गुणन। देखो क्या है, जब किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि हो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन ही आपका बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, एकदम से VIP प्रश्न बनेगा ये आपका यहाँ से। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी बन जाता है कभी कभी ये अच्छे खासे प्रश्न के लिए भी बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए VIP लिखे दे रहा हूँ, VIP क्या डियर, VIP। ठीक है, हाँ, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। जब किन्हीं दो सदिशों का राशियों का गुणनफल एक सदिश अदिश राशि हो तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, दो सदिश का गुणनफल अदिश हो तो अदिश गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, हाँ,
ये आप नोट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला एंड डायग्राम है। ठीक है, आपको समझना है तो चलिए मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को। एक माना मैंने एक ट्रायंगल, तो ये क्या है, थीटा एंगल पे बना है, जिसे इसे मान लेता हूँ मैं ए, इसे मान लेता हूँ मैं बी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। ठीक है डियर, ए बी सदिश के परिमाण है। ठीक है, ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आप लोग लिखिएगा अदिश गुणन के गुण। अदिश गुणन के गुण क्या क्या होते हैं जल्दी बताइएगा। तो देखिए पहला लिखिए, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यह वितरण नियम का पालन करता है। तीसरा क्या होगा, यह ए डैश बी डैश दोनों समान होते हैं। ठीक है डियर, यह दूसरा लिख लीजिएगा, दो विपरीत सदिश का अदिश गुणनफल ऋणात्मक होता है। ठीक है डियर, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सदिश का अदिश गुणनफल। ये सब जितने भी टॉपिक हैं क्लियर रखिएगा ये आप अपने। ठीक है, वरना बाद में परेशानी होती है। ठीक है, दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिणामी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, किसी सदिश का स्वयं से गुणनफल उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ओके डियर। चलिए अब लिखिएगा सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। क्या, सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। चलिए लगा लीजिएगा जल्दी से हेडिंग आप लोग। चलिए हेडिंग लगे तो आगे बढ़ें। लिखिएगा सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। तो इसमें लिखेंगे दो सदिश का गुणनफल एक सदिश हो तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। क्या, जब दो सदिश हों उनका हम जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वन सदिश निकलेगा, मतलब कि एक सदिश निकलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए सदिश के गुणन के जो गुण होते हैं वो लिख लीजिएगा अब आप लोग एक एक बार। तो पहला तो होता है सदिश यह क्रम विनिमय नहीं होता। दूसरा, सदिश गुणन वितरित नहीं होता। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके वेक्टर के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा आप। ठीक है डियर, चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा। ये आपका वही टॉपिक चल रहा है सदिश गुणन के गुण। तो इसमें फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप लोग, दो समांतर सदिश का गुणनफल शून्य होता है। जब दो समांतर सदिश हो और उनका सदिश गुणनफल पूछे तो भाई क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ओके डियर। अगला लिखिएगा, दो लंबवत सदिश की सदिश गुणनफल। क्या, दो लंबवत सदिश की सदिश गुणनफल उसके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैं आपसे बेटा बार बार बोल रहा हूँ कि सदिश और अदिश के जितने भी गुणनफल वाले क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल का एक कंफर्म रहता है कि इस चैप्टर से ये सदिश अदिश वाले 2 क्वेश्चन तो उठाना ही उठाना है। ठीक है डियर, हाँ। तो ये आप लोग की एक जिम्मेदारी है कि आपको कंप्लीट करना है इनको। देखो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। मैं एक आपका एक गाइडेंस हूँ जो आपको गाइड कर रहा हूँ, बट गाइड करने के बाद कुछ आपको भी अपने ऊपर से अपने तौर पर स्टडी करनी पड़ेगी तब कुछ हो पाएगा। ठीक है डियर, नहीं तो मेरे से ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। अगला पॉइंट लिखिएगा, दो विपरीत सदिश के सदिश गुणनफल शून्य होते हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा, किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल शून्य होता है। क्या, किसी सदिश का स्वयं सदिश गुणनफल कितना होगा, जाहिर सी बात शून्य ही होगा, वो तो स्वयं का सदिश गुणनफल है कि नहीं। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, समान लंबकोणिक एकांक सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। असमान लंबकोणिक एकांक सदिश सदिश गुणनफल
चक्रीय क्रम में दिए गए हैं ये हमारे, ठीक है। डेरिवेशन टाइप का ही, ये आपको थोड़ा मन हो अगर तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है डियर। ये आपके एक दो न्यूमेरिकल है, तो इन्हें आप चाहो तो फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं सब, कोई बहुत परेशानी वाली बात थोड़ा सी, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद मैं थ्योरी कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 दिन न्यूमेरिकल की सीरीज लेके आऊँगा, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं कि खैर। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप हेडिंग लगाएं, देखिए संवेग। क्या लगाएंगे हेडिंग, देखिए संवेग किसी पिंड के द्रव्यमान तथा देखिए वेग के गुणनफल को देखिए संवेग कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, क्या होता है डियर, मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है पी वेक्टर इक्वल एम वेक्टर इंटू वी वेक्टर। इसकी विमा होती है MLT -1। डियर डेफिनेशन के लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते, ध्यान रखना एक चीज़। अगर आप डेफिनेशन डियर लिख के भी आते हैं तो आपको नंबर गेन नहीं होगा, जब तक आप लोग उसके बारे में फुली डिटेल में नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड है BTEUP, क्या नाम है इसका, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जब तक आप अपनी पूरी टेक्निक नहीं लगा देंगे इस किसी क्वेश्चन का आंसर देने में, तब तक आप एक मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ से एक चीज़ सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है डियर। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप तो उसके बारे में पूरे तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा यही है कि उसकी विमा, मात्रा, डेफिनेशन, फॉर्मूला ये सब लिखे होने चाहिए, तब वो क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये आपकी, देखिए संवेग संरक्षण का नियम। क्या, देखिए संवेग संरक्षण का नियम, ये देखो इम्पोर्टेंट है एक आपके लिए, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में अच्छे से। बाकी मैं आपको इधर करवाए दे रहा हूँ कि यदि किसी पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो देखिए संवेग संरक्षित रहता है, मतलब कि सुरक्षित रहता है, ठीक है। संरक्षित की जगह सुरक्षित कर लीजिएगा डियर आप, यहाँ सुरक्षित रहता है, ठीक है। हाँ, ये आपका डेरिवेशन है, बाकी ये सब आपको अभी छोड़ देना है डेरिवेशन। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे आवेग। आवेग क्या होता है हमारा, किसी वस्तु पर बल के कार्य करने में समय का गुणनफल आवेग कहलाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं उसका गुणनफल हमारा क्या होगा, आवेग कहलाएगा कि नहीं, तो वही हमारा क्या होता है, आवेग हो जाएगा। इसे फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। अब आप लोग इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ओनली न्यूटन सेकंड, ठीक है। न्यूटन पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड से, ठीक है। हाँ, और इसकी विमा आप लोग निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बल, बल क्या है, बल वह कारक है, क्या, बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर विरामावस्था से चला सके अथवा उसकी दिशा में परिवर्तन कर सके, बल कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा विमा MLT -2। क्या है, अब समझ में आया कुछ। बल वह कारक है जिससे किसी भी वस्तु को हम गतिमान अवस्था में चला सकते हैं अथवा उसकी दिशा को विपरीत दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं उसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, बल कहलाएगा। बल का मात्रक न्यूटन तथा इसकी विमा MLT -2 होती है, ठीक है। और इसको फॉर्मूला होता है F = m/a होता है एक फॉर्मूला। आप लोग चाहें क्या डियर, लिखना ही पड़ेगा, वो तो आपको बिना लिखे होने वाला है नहीं कुछ, क्योंकि m/a बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, लिखना पड़ता है ये चीज़। अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, न्यूटन के नियम। डियर ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं डियर, 1 से 2 टॉपिक है, कल कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है डियर। चलिए तो यहाँ एंड करते हैं हम लोग, कल से स्टार्ट करेंगे डियर न्यूटन के नियम से, ठीक है डियर। धन्यवाद, टेक केयर।
और जिसे भी नोट्स चाहिए उन टेलीग्राम पर जाके परचेस कर सकता है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9555868694 9555868694 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपने नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।